नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम से पूछे गए प्रश्न है। हालांकि यह प्रश्न अन्य एग्जाम जैसे यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीजीटी जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ अपने इतिहास के बहुत बड़े पोर्शन को क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे जो हमने पहले अध्ययन कर चुका है। अगर नहीं भी अध्ययन किया तो हम लोग कोशिश करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने का। कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करने की इजी वे में सॉल्व भी करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले आशा करता हूँ आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। यह संस्कार जो है डिजिटल है, हालांकि जमाना डिजिटलाइज हो रहा है, तो उपनयन संस्कार भी अब डिजिटल हो रहा है। तो देखिए, गुरुकुल में प्रवेश करने से पहले उपनयन संस्कार जरूरी होता है। सेम उसी तरह से हमारा भी ये सत्येंद्र का गुरुकुल है, तो इस गुरुकुल में भी आपको उपनयन संस्कार करा लेना चाहिए। तो देर किस बात की, अभी शुरू कीजिए उपनयन संस्कार। ओके, चलिए हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय प्रेस के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? अब ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक हमें सही करना है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत डचों द्वारा की गई। भारत, यहाँ पे डचों द्वारा लिखा है ना, ध्यान देना इस पे। भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक जेम्स ऑगस्टस इक्की, ठीक है, यहाँ पे हिक्की लिखा है बट इक्की आई थिंक या इक्की, ठीक है, द्वारा रचित थी। भारत में समाचार पत्रों में को प्रकाशित करने का पहला प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने निजी व्यापार के कदाचार को उजागर की कोशिश की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 18वीं शताब्दी के आरंभ में बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन रहे। इन 4 ऑप्शन के आधार पे हम अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं पहले आना चाहता हूँ जो भारतीय प्रेस की जो स्थापना हुई थी, अब इन्होंने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। कब किया था? 1557 में पुर्तगालियों ने पहली बार क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस की नींव रखी थी। कहाँ पे? भारत में। देखिए, जो पहले पुर्तगाली भारत में आए थे उनमें से वास्को डिगामा कहाँ पे आए थे? कालीकट के तट पे आए थे। कालीकट ना, कालीकट के तट पे आए थे वास्को डिगामा। हालांकि इससे पहले भी आ चुके थे बार्थोलोमेव डियास, ठीक है, जो यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वो यहाँ से गए और वहाँ से जाने के बाद जब वहाँ पे उनको बहुत सारे फायदा हुआ, फिर वास्को डिगामा आए। फिर वास्को डिगामा को इनका जो कमाई हुआ था उसके 60 गुना तो इन्होंने फायदा कमाया था। फिर इनका देखी देखा तो बहुत सारे व्यापारी वहां से आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वास्को डिगामा भारत में आते हैं 1498 में कालीकट के तट पे। और फिर 1557 में पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की नींव रखी गई। हालांकि उन्होंने पत्रिका प्रकाशित नहीं की थी, बस उन्होंने एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? बुक। ठीक है, जरथुस्ट ने लिखा था। जरथुस्ट उसमें क्या थे, जैसे यह क्रिश्चियन का ही हिंदी होता है जरथुस्ट। ठीक है, तो उन लोगों ने एक बुक लिखा था। ठीक है, बुक का नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक आयुर्वेद से संबंधित था। आयुर्वेद का इंग्लिश रूपांतरण था आई थिंक। ओके, तो उन लोगों ने लिखा था। ठीक है, बुक लिखा था। ठीक, बुक लिखा था। अब आ जाते हैं 1766 पे। देखिए, 1766 में जो उसमें के गवर्नर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उसमें बंगाल के गवर्नर थे, आई थिंक लॉर्ड क्लाइव थे। प्लासी का युद्ध हुआ था ना, प्लासी, वेदरा, बांडीवाल और फिर बक्सर का युद्ध हुआ था 1765 में। बक्सर युद्ध के बाद वहाँ के जो कर्म जो ये लॉर्ड क्लाइव थे, इन्होंने क्या किया, जो उनके निजी व्यापार थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो लोग कंपनी के साथ कंपनी के माध्यम से व्यापार करते थे, साथ ही साइड में अपना निजी व्यापार भी करते थे। व्यापार कमाई के उद्देश्य थे, तो इसी करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, कंपनी उतना फायदे में ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, तो उसको बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो निजी व्यापार था उसे बंद कर दिया था। इससे जो जो कर्मचारी थे उसके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो लोग क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। इसके लिए उन्होंने बगावत करने की कोशिश की और उन्होंने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। हालांकि आई थिंक वो सफल ना हो पाए। ठीक है, असफल रहे विलियम बोर्ट। ठीक है, 1766 में विलियम बोर्ट तो उनका नेतृत्व करते हुए विलियम बोर्ट ने पहली बार क्या किया, असफल प्रयास किया। कैसा किया? असफल असफल प्रयास किया। क्या? एक समाचार पत्र प्रकाशित करने का असफल कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद आता है 1780। 1780 में देखिए क्या होता है कि जो जेम्स ऑगस्टस इक्की हैं, ये इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया। हालांकि इस पत्रिका का मकसद ये था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जेम्स जेम्स ऑगस्टस इक्की, इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया, द बंगाल गजट।
ये देख लेना, भारत की जो सबसे पहली प्रकाशित होने वाली पत्रिका है द बंगाल गजट, याद रखना इसे। द बंगाल गजट। देखिएगा, ये द बंगाल गजट इन्होंने प्रकाशित किया, किसने? जेम्स अगस्टस इक्की ने। देखिए, जो द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था उस समय जो एंग्लो इंडियन थे, जो यानी कि जो ब्रिटिशर्स आके भारत में बस गए थे, या जो यहाँ से आके शादी विवाह कर लिए थे, यहाँ पे बस गए थे परमानेंटली, या फिर जो यहाँ पे रह रहे थे कर्मचारी के रूप में, उन लोगों का क्या गया, उन लोगों को मनोरंजन के लिए, किसी लिए? मनोरंजन के लिए, फॉर इंटरटेनमेंट ना, मनोरंजन के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए यह पत्रिका प्रकाशित किया था, द बंगाल गजट। तो इसे याद रखना, ये फैक्ट है। जो सबसे पहले क्या किया था? द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, द बंगाल गजट। देखिए, उसके बाद बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, जिसमें से इंडिया गजट, कलकत्ता गजट, ठीक है, बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। परंतु हम ये अब पत्रिका की बात हो रही है, तो इसी संदर्भ में हम कुछ और भी फैक्ट को जान लेते हैं। जैसे गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य, याद रखिएगा इसे, गंगाधर, बस इतना ही लिख दे रहा हूं मैं। गंगाधर भट्टाचार्य ना, बंगाल गजट, उन्होंने बंगाल गजट लिखा था, परंतु ये बंगाली में लिखे थे, आई थिंक इंग्लिश में लिखे थे ना, बंगाल गजट। ये देखिए, ये था इंग्लिश में, ये इंग्लिश में, देखिए ये भी इंग्लिश में ही है, परंतु यह किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहली पत्रिका थी। अभी तक जितनी भी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी वो विदेशी कर रहे थे, परंतु यह क्या थी? प्रथम भारतीय थी, प्रथम भारतीय पत्रिका थी, ठीक है। तो बंगाल गजट प्रथम भारतीय पत्रिका थी, वो भी किस में थी? इंग्लिश में थी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? बंगाली में दिग्दर्शन नामक पत्रिका मार्समैन ने प्रकाशित की थी, मार्समैन। देखिए, एक कौन थे? जगह का अभाव है, मैं थोड़ा सा ज्यादा लिख रहा हूँ, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो लिखते जाइएगा। मार्स मैन, द, आई थिंक दिग्दर्शन, दिग दिग्दर्शन, ये यह जो पत्रिका थी ना, बंगाली में प्रकाशित हुई थी प्रथम। देखिए, अभी अब तक जितनी प्रकाशित हुई पत्रिका वो इंग्लिश में थी। गंगाधर भट्टाचार्य ने भी जो प्रकाशित किया वह इंग्लिश में था, परंतु जो मार्समैन ने प्रकाशित किया दिग्दर्शन, यह बंगाली में था। किस में था? यह बंगाली में था, ठीक है। दिग्दर्शन नामक पत्रिका बंगाली में सबसे पहले किसने प्रकाशित की? मार्समैन ने प्रकाशित की। अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो, अच्छा बताइए, भारतीय जो राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इन्हें क्या माना जाता है? भारतीय प्रेस के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ठीक है। संस्थापक किसे माना जाता है? हालांकि पुर्तगालियों ने तो संस्थापना की, ठीक है, परंतु जो संस्थापक माना जाता है, जो भारत में जो विकास हुआ समाचार पत्रों का, वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, श्रेय दिया जाता है राजा राम, राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, ठीक है, राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। अब देखिए, राजा राम मोहन राय ने भी बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, जैसे बंगाली में संवाद कौमुदी। मैं यहाँ पे उनकी कुछ पत्रिकाएं लिख दे रहा हूँ। संवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर बार पूछ लेता है। कौमुदी, ठीक है। प्रज्ञा की चांद, प्रज्ञा की चांद, ये रहा प्रज्ञा की चांद। और कुछ पत्रिकाएं मैं इनका लिखना चाहूँ, जैसे प्रज्ञा की चांद हो गया, और मिरातुल अखबार, फारसी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका मिरातुल अखबार भी इन्होंने ही लिखा था, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार इन्होंने ही लिखा था। और ब्रह्मनिकल मैगजीन भी इन्होंने इंग्लिश में प्रकाशित किया था। इस तरह बहुत सारे पत्रिकाएं भारत में प्रकाशित होना शुरू हो गया। हालांकि जो गुजराती में बम्बई समाचार पत्र के नाम पत्रिका का प्रकाशन फरदून जी ने किया था, फरदून जी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। फरदून जी, फरदून जी, कौन सा? गुजराती में इन्होंने लिखा था। कौन सा पत्रिका? बम्बई समाचार,
ठीक है, फरदून जी ने लिखा था बम्बई समाचार। और भी मैं कुछ बता दूं, जैसे फरदून जी तो बम्बई समाचार लिख दिए थे। लॉर्ड एडमस एक क्या थे, कार्यवाहक गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1823 के आसपास। उन्होंने अनुद्यप्ति नियम लगा दिया था। ठीक है, अनुद्यप्ति नियम लगा दिया था, जिस चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया था, समाप्त किया था। ठीक है, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके उन्होंने समाप्त किया था, चार्ल्स मेटकाफ ने। ठीक है, तो उनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? चार्ल्स मेटकाफ को। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये डिस्कशन है समाप्त हुआ इस प्रश्न का। हम अपने इस तथ्यों के आधार पे जो डिस्कशन किए हैं उसके आधार पे अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत डचों द्वारा की गई? नहीं, हमने डचों का नाम नहीं लिया, पुर्तगालियों ने किया। इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। हमें क्या चुनना है? कथन सही है, सही कथन चुनना है। ये पहला गलत। दूसरा, भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक जेम्स अगस्टस इक्की द्वारा रचित थी? नहीं, जेम्स अगस्टस इक्की ने द बंगाल गजट नामक पत्रिका क्या कहते हैं, प्रकाशित किए थे। किसमें? इंग्लिश में। तो ये दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, भारत में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का पहला प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था। जी, उन्होंने असंतुष्ट प्रयास किया और असफल भी हुआ। हालांकि वहां से नींव पड़ गई, फिर उसके बाद आगे चल के 10 साल के बाद क्या हो जाता है, 10-14 साल के बाद फिर से एक सफल प्रकाशित होता है, जिसमें द बंगाल गजट आता है ना। तो ये सही है ना। तीसरा क्या है, सही है, सी ऑप्शन सही है। चौथा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 18वीं शताब्दी में, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना आरंभ में की गई थी। पहली नहीं थी। ठीक है, अगर यहाँ पहली नहीं होता तो सही हो जाता है। ये पहली नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ओके, इससे पहले पुर्तगालियों ने स्थापना कर चुकी थी। इस तरह हमारा जो देखते हैं, ये पहला जो आज का पहला प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ इसके माध्यम से आप बहुत सारे समाचार पत्रों का नाम जाने होंगे जो इसमें प्रकाशित किया गया था। फिर हम चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेता, ब्रिटिश शासन के दौरान, आई थिंक इसका मतलब ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेता कृषक आंदोलन से जुड़े हुए थे तथा अपने अधिकारों के लिए लड़े थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से नेता कृषक आंदोलन से जुड़े थे? हालांकि बहुत सारे आंदोलनकारी आंदोलनों में भाग लिए हैं, परंतु उनमें से हमें कृषक आंदोलन के संदर्भ में बात करना है। इसके कृषक आंदोलन के संदर्भ में बात करना है, जो कि इसमें जो 3 इतिहासकार आंदोलन दिए गए हैं, जो क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी दिए गए हैं, गौरी शंकर मिश्रा, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये 3 नाम दिए हुए हैं। इन 3 नाम के हम क्या करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो तीनों नाम है ना, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। जो पहले हैं गौरी शंकर मिश्रा। देखिए, गौरी शंकर मिश्रा ने 1918 में, इनके बारे में पहले हम तथ्यों को जानेंगे, फिर उसके बाद अपने प्रश्न को चालू करेंगे। 1918 में यूपी किसान सभा के गठन में इंद्राणी द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी क्या है, यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा की थी ना, जिसमें गौरी शंकर मिश्रा की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी कब, 1918 में। ठीक है, तो ये इसमें मदन मोहन मालवीय भी से जुड़े हुए थे। 1916 में वो, आई थिंक 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी नामकरण स्थापना हुआ था ना, जिसमें मदन मोहन मालवीय और एविसेंट के सहयोग से हुआ था। तो ये हुआ, हालांकि उसकी स्थापना तो बहुत पहले ही हो चुका था, परंतु नामकरण उसका उस समय हुआ। ठीक है, तो ये देखिए 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई, जिसमें एनजी रंगा ने अहम योगदान निभाया था। ठीक है, देखिए जो ये यूपी किसान सभा थी, इसकी यूपी के अनेक प्रांतों में, यूपी के अनेक 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 जगहों पे, ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसका क्या किया गया, अलग अलग तहसीलों में कम से कम 450 से अधिक शाखाएं खोली गई। 450 से भी अधिक शाखाएं खोली गई, 450 से प्लस अधिक शाखाएं। ठीक है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस 450 से भी अधिक शाखाएं खोली गई। हालांकि देखिए, संयुक्त प्रांत जो समय का क्या था, सॉरी, इस समय यूपी है, उस समय संयुक्त प्रांत नाम था। कृषक आंदोलन में स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो ये सभाएं थी ना, ये स्वतंत्रता में क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। देखिए, तो इस तरह से गौरी शंकर मिश्रा के बारे में हमने जाना।
ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। एनजी रंगा, एन एनजी रंगा के बारे में जानते हैं। देखिए, जो एनजी रंगा थे, इनका एक जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ से, आई थिंक आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। एनजी रंगा क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, सॉरी, सेनानी थे। स्वतंत्रता स्वतंत्रता क्या थे? सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ ही साथ ये क्या थे? एक सांसद भी थे। क्या थे? सांसद। जो चुनाव हुए थे 1937 में हुआ था ना, 1937 में हुआ था, उससे पहले भी चुनाव हुआ था। सॉरी, 1937 में हुआ, फिर 42 के बाद जाके हुआ। तो उन चुनाव में क्या हुए थे? ये चुने गए थे, सांसद बन के केंद्रीय विधानसभा में चले गए थे। ठीक है, गए थे। तो इस तरह से ये हम सांसद थे भी थे, और क्या थे? आंदोलन थे, किसान नेता भी थे। ये क्या थे? नेता भी थे। कैसे नेता थे? किसान नेता थे। ये याद रखना, किसान नेता थे। देखिए, इनका जो जन्म है 7 नवंबर 1900 को, आई थिंक आंध्र प्रदेश में हुआ था ना। 7 नवंबर 1900 को यह आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1930 में रंगा महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुआ? कूद गए। ठीक है, तो किससे प्रभावित हुए थे? महात्मा गांधी से। ये यही एनजी रंगा है जो चंपारण में, जब गांधी जी गए थे ना चंपारण में, इन्होंने उनका विरोध भी किया था। चंपारण में जब सफल हुआ तो उसका क्या किया? इन्होंने विरोध किया। हालांकि चंपारण का जब वो सफल हुआ, वह आंदोलन, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। किसे? गांधी जी को दिया था। महात्मा का के पुकारा था। तो ये याद रखिएगा, उसमें एनजी रंगा ने इसका क्या थे? विरोध किए थे। चंपारण का ही विरोध किए थे। ठीक है, ये याद रखना है। और यह देखिए, रैयत आंदोलनों से भी जुड़े थे। किससे जुड़े थे? रैयत आंदोलन से जुड़े थे। ये भी किसान कृषक आंदोलन ही था। रैयत 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 आंदोलन से भी जुड़े थे। ठीक है, और यह किसान कांग्रेस पार्टी की आरंभ करने के बाद, ठीक है, किसान किसान कांग्रेस पार्टी, किसान कांग्रेस पार्टी की क्या कहते हैं, स्थापना हुआ था उसके, और फिर उसमें क्या हुए? जुड़े रहे। इनके संस्थापकों में से क्या थे? यह एक थे। और इन्होंने एक अलग राज्य की मांग की। ठीक है, एक अलग राज्य की मांग की थी, जिसका नाम क्या था? रैथु कुली राज, रैथु रयथु रयथु कुली रैथु कुली राज्य। ठीक है, ये अलग से अपना राज्य मांग रहे थे, जिसको लेकर के, ठीक है, आई थिंक कृषक तब राज्य होता। ठीक है, तो रैथु कुली राज्य इसकी मांग कर रहे थे, जिसके लिए गांधी जी के साथ क्या हुआ? इन्होंने अलग से डिस्कशन किया। ठीक है, गांधी जी से इसी पर लेकर के डिस्कशन भी किया। ऐतिहासिक, वो डिस्कशन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। देखिए, अखिल जब एनजी रंगा 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव भी थे। अखिल भारतीय किसान सभा के क्या थे? प्रथम सचिव थे। और एनजी रंगा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। स्वतंत्र पार्टी, देखिए, स्वतंत्र पार्टी क्या थे? ये संस्थापक थे। स्वतंत्र पार्टी क्या थे? ये संस्थापक थे। और अखिल, कब 1936 में गठित किया गया था ना, अखिल भारतीय किसान सभा के क्या थे? महासचिव थे। ये देखिए, जो अखिल भारतीय किसान महासभा थी, इसकी संस्थापकों में से एक स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, जो इन दोनों लोगों ने मिलकर के बिहार में एक बनाया था, जिसमें बहुत सारे कृषक पार्टी को मिला करके एक पार्टी बनाया जाए। ठीक है, वो क्या हो, आई थिंक नेशनल लेवल पे वो प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, इसी के उद्देश्य से यह पार्टी बनाई गई थी, अखिल भारतीय किसान सभा। उसके भी ये क्या थे? संस्थापकों में से एक थे। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं स्वामी सहजानंद के बारे में। स्वामी सहजानंद, देखिए, स्वामी सहजानंद के बारे में हम लोग अगर बात करें, तो स्वामी सहजानंद क्या थे? एक तपस्वी थे, राष्ट्रवादी थे, किसान नेता थे। ठीक है, हर क्या थे? तपस्वी थे, राष्ट्रवादी नेता थे, और राष्ट्रवादी प्लस किसान क्या थे? नेता थे। तो ये हो गया, किसान नेता, तपस्वी थे, राष्ट्रवादी किसान नेता थे। साथ ही साथ ये क्या थे? बिहार में किसान सभा आंदोलन हुआ था ना, किसान सभा बिहार में हुआ था, आंदोलन हुआ था, जिसमें सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही हुआ था। ठीक है, तो ये है किसान सभा आंदोलन।
देखिए किसान सभा जो आंदोलन हुआ था यह स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यह बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। इसमें आई थिंक 1929 में हुआ था, जिसमें यह अपने एनजी रंगा भी, जो अभी हमने डिस्कशन किया, वो भी उपस्थित थे। उन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। और वहीं पे एक अलग से क्या हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, सॉरी। बिहार प्रांतीय किसान सभा क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, जिसमें यह भी इसके क्या थे? संस्थापकों में से एक थे। और इसके अध्यक्ष भी बनाए गए। क्या बनाए गए? अध्यक्ष भी बनाए गए। और इन्होंने क्या किया, इसी पार्टी के माध्यम से बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्सों में और बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो किसानों के संकट थे, उसको उन्होंने क्या किया, एक संगठित किया। उनके संकटों को एक संगठित किया और संगठित करके उसे नेशनल लेवल पर प्रस्तुत किया। ठीक है, अलग अलग आंदोलनों में वो पेश किया। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि जो जो ये कृषक आंदोलन है, धीरे धीरे क्या हो गए, देश के जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें अपना योगदान देते गए। और इसमें देश की आज़ादी तक भी इसमें जुड़े रहे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे चल के लखनऊ में ना 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का क्या होता है, गठन होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या होती है, स्थापना होता है, जिसमें आई थिंक मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसमें लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें भारतीय किसान सभा जो ये इन्होंने गठित किया था, क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, प्रथम अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारतीय किसान सभा क्या बने, इसके सदस्य बने। क्या बने, सदस्य बने। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या, कि ये जो तीनों हमारे जो नेता हैं, गौरी शंकर मिश्रा और एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो हमने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के आधार पे हमारे जो क्या है, तीनों के तीनों लोग क्या हैं, किसान नेता हैं। तो इसमें हमारा तीसरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन विचारधारा, देवबंद विचारधारा जो अभी भी एग्जिस्ट करती है ना, इसकी अभी भी है देवबंद, देवबंदी है ना, देवबंदी आंदोलन आई थिंक उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के उधर राय उत्तरी छोर पे है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उधर ही है, दिल्ली के आसपास ना। देवबंद विचारधारा के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय का कल्याण करना था, जबकि देवबंद विचारधारा ने इस्लामी सिद्धांतों एवं धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, 3 कथन दिए हुए हैं, 2 कथन दिए हुए हैं, 2 कथन पे हमें चुनना है कि कौन सा सही है। ओके, देखिए अलीगढ़ आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के से समर्थन मांगा, जबकि अलीगढ़ आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार से क्या मांगा, समर्थन मांगा, जबकि देवबंद विचारधारा ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को जीवित रखा। तो ये हमारे 2 कथन है। इन 2 कथन के आधार पर हमें क्या चुनना है, सही चुनना है कि इसमें से सही कौन है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से हमें क्या चुनना है, सही चुनना है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले डिस्कस करते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन क्या था। देखिए अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत की थी, संस्थापक थे, उनमें से कौन थे बताओ, संस्थापक, इनका नाम क्या था, संस्थापक कौन थे, कौन थे, सर सैयद अहमद खां ना, सर सैयद अहमद खां, जो इस आंदोलन से क्या हुए जुड़े हैं, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए तो ये क्या थे, इन्होंने इनका जन्म हुआ था 1817 में। कब हुआ था, 1817 में इनका जन्म हुआ था और दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जो ये क्या थे, मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए संघर्षरत रहे, जीवन पर्यंत मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए संघर्षरत रहे और पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, पुजारी थे। पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे, जिसके लिए उन्होंने राजनीतिक एवं वैज्ञानिक विचार के माध्यम से, जैसे
मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का सहारा लिया, ठीक है, जिसमें इंग्लिश माध्यम हो गया। और जो पाश्चात्य के जो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे, राजनीतिक राजनीतिक व वैज्ञानिक विचारों के क्या किया, इन्होंने समर्थन किया और उसको अपने जो ब्रिटिश समुदाय सॉरी जो मुस्लिम समुदाय थे उस पर थोपने का कोशिश किया। और उन्होंने क्या किया, उनके जो रूढ़िवादी सोच थे और विज्ञान की तरफ रुझाव नहीं था, तो उन सबको खत्म करने के लिए क्या किया इन्होंने, आधुनिकरण किया। क्या किया? आधुनिकरण। इसका मुस्लिमों का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया, प्रयत्न किए, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, पाश्चात्य संस्कृति को उनको आदर्श के रूप में उनके सामने रखा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गाजीपुर में 1864 में क्या किया, स्कूल खोले, ठीक है, 1864 में गाजीपुर में, ठीक है, स्कूल खोले जिसमें माध्यम क्या था, इंग्लिश था। और उसके माध्यम से पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसका पठन पाठन किया जाता था और इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, ठीक है। और विज्ञान उसमें समझाया जाता था, और जो राजनीतिक थी उसको समझाया जाता था। और उसमें कांग्रेस के विरुद्ध भी बताया था ना, कांग्रेस जैसे बोला जाता था कि कांग्रेस जो है हिंदुओं की एक अ, क्या पार्टी है जिसमें हिंदू, ठीक है, हिंदू हैं, और उसमें मुस्लिम उसका कल्याण उसमें नहीं होगा, मुस्लिम का कल्याण उसमें नहीं होगा। इसका उन्होंने विरोध भी किया था, कांग्रेस की स्थापना का ना विरोध भी किया था, ठीक है। कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना? 1885 में, आगे चल के होगा, ठीक है। तो इस तरह से, और मुस्लिम शिक्षा सभा का भी गठन किया, एक स्कूल तो खोला, साथ ही मुस्लिम शिक्षा सभा का भी गठन किया, मुस्लिम शिक्षा सभा का क्या किया, गठन किया। साथ ही साथ देशभक्त एसोसिएशन का भी गठन किया, जो शिव प्रसाद सितारे हिंद थे ना, बनारस के शिव प्रसाद सितारे हिंद, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ओके। हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। देशभक्त एसोसिएशन, देखिए, देशभक्त एसोसिएशन का उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। जो ये देशभक्त एसोसिएशन था, ये इन्होंने इसके जो बनारस के उस समय राजा थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनके साथ मिल करके देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इस देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना ब्रिटिशर्स के प्रति, ठीक है, उनके प्रति सम्मान दिखाया गया था, मतलब उनके प्रति उनकी तरफ झुकाव दिखाया गया था इस देशभक्त एसोसिएशन के माध्यम से ही, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और उन्होंने देखिए क्या किया, एक स्कूल भी निकाला, एक पर्चा निकाला, लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक नाम क्या निकाला, एक पत्रिका निकाला, ठीक है, पंपलेट टाइप का एक पत्रिका निकाला। और इस पत्रिका के माध्यम से क्या, देशभक्त एसोसिएशन जो ब्रिटिशर्स के प्रति उनकी जो सहानुभूति थी उसको प्रकट किया, ओके। अब देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, 1857 की क्रांति को उन्होंने क्या कहा, सिपाही विद्रोह कहा, सिपाही विद्रोह का, ये याद रखना है, विद्रोह का। 1857 की क्रांति को क्या कहा इन्होंने, सिपाही विद्रोह का। और उन्होंने इस 1857 की क्रांति पे एक लेख लिखा, उस लेख का नाम है अखबार ए बगावत ए हिंद की रचना की, अखबार ए बगावत ए हिंद, अखबार ए बगावत ए हिंद। ये देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस पर लिखा गया यह पहला लेख था, जिसका जैसे किसी ने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, अखबार ए बगावत ए हिंद, ये याद रखना है, अखबार ए बगावत ए हिंद, ठीक है। अब आगे चल करके सिपाही विद्रोह तो इन्होंने कहा था 1857 की क्रांति को, आगे चल के इन्होंने सैम्पटिक सोसाइटी की भी स्थापना की, सैम्पटिक सोसाइटी, याद रखिएगा इसे, सैम्पटिक,
इन्होंने स्थापना की। देखिए सैंपेटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने इसलिए की था, जो उसमें पाश्चात्य शिक्षा जगत था उसका, उनके जो पुस्तकें हुआ करती थी, जनरल्स हुआ करते थे, पैम्पलेट हुआ करते थे, उसका उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में अनुवाद किया। इंग्लिश में अनुवाद किया जाता था यहाँ पे, जो उनके जो बड़े बड़े जो महान महान बुक हुआ करते थे, साइंटिफिक थे शायद, ठीक है, वैज्ञानिक बुक हुआ करते थे, उन सभी बुकों का क्या किया, अनुवाद किया जाता था। और अनुवाद करके जो यहाँ पे मुस्लिम समुदाय था, उनके जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का, आगे चल के यूनिवर्सिटी कहते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके संस्थापक थे, उसमें पढ़ाया जाता था। तो ये सैंपेटिक सोसाइटी है, ठीक है ना। इसे पाश्चात्य जगत के बहुत से विद्वान जुड़े हुए थे, जो जिसका इंग्लिश में अन्य वहाँ के जो बुक थी उसका इंग्लिश से यहाँ की जो भारतीय भाषाएं थी इसमें भी अनुवाद किया जाता था, ठीक है। और भी जो थे उनका इंग्लिश में भी अनुवाद किया जाता था, ठीक है, पठन पाठन को ईजी बनाया जाता था। ये सैंपेटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। साथ ही इन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आगे चल के बन जाएगा, 1875 में उसकी स्थापना की। और सर थियोडर बेक उसके क्या बने, पहले प्रिंसिपल बने। सर थियोडर बेक किसी का बने, पहले प्रिंसिपल बने। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं बच रहा है। अलीगढ़, ठीक है। इसके कौन, सर थियोडर बेक पहले क्या बने थे, प्रिंसिपल बने थे। सर थियोडर बेक क्या बने थे, पहले प्रिंसिपल बने थे। उसके बाद जॉन मैरिसन भी बनेंगे, ठीक है। इन्हीं के जो कदमों पे चलेंगे। देखिए ये रहा, हमने बात किया अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में। अब कुछ बातें कर लेते हैं देवबंद आंदोलन की। देखिए देवबंद आंदोलन का शुरुआत हुआ था ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी से जुड़े हुए थे। जो देवबंद आंदोलन था यह राष्ट्रवादी थे, और यह जो मुस्लिमों की जो रूढ़िवादी सोच थी, ठीक है, जो पारंपरिक सोच थी उसी को ये लोग समर्थन करते थे। उनके जो मूल विचार थे, इनके विचार मूल विचार, उसका इन्होंने मुस्लिमों को मुस्लिमों में जागृत करने का कोशिश कर रहे थे। तो ये देखिए देवबंद आंदोलन जो था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वागत भी किए थे। देवबंद आंदोलन था यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी किए थे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे मैं बाद में इरेज कर दूंगा। कौन है देवबंद आंदोलन, क्योंकि इससे जो जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसी से जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे चल के इसी से निकलेंगे। देखिए इनका मकसद था परंपरागत इस्लाम, परंपरागत इस्लाम जो परंपरा में चल रहा था उसी में विश्वास था, ठीक है, परंपरागत इस्लाम। परंपरागत परंपरागत इस्लाम में इनका क्या था, विश्वास था। देखिए आगे चल कर के जो आप समझ गए होंगे कि जो इनका क्या जो सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन था उसके क्या थे, विरोधी थे। क्यों, क्योंकि वो तो आधुनिकीकरण चाहते थे, परंतु ये लोग परंपरागत थे। तो यहीं से इनका आगे चल के जो अब ऊपर वाला तथ्य है, कथन है, उसका सही जवाब मिल जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। ओके। और मूलभूत सिद्धांतों को जो उनके जो मुस्लिम जो मोहम्मद साहब जो सिद्धांत दिए थे उसके मूलभूत विश्वासों में क्या करते थे, विश्वास करते थे। मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत में देवबंद के आंदोलन से जुड़े लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे। इनके माध्यम से ये लोग चाहते थे जो मुस्लिम थे उस समय के, उनकी नैतिक व चरित्र गुण को क्या कहो, विकास किया जाए, इसे उभारा जाए, निकाला जाए, नैतिक और चरित्र गुण, ठीक है। देवबंद स्कूल की इन्होंने क्या किया, स्थापना भी किए थे देवबंद स्कूल की 1866-67 में, ठीक है। देवबंद स्कूल, एक स्कूल भी बनाए लोगों ने, ठीक है। इसके संस्थापकों में से एक थे कासिम ननौतवी। कासिम ननौतवी, ठीक है। इनके संस्थापकों में से थे कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई। रशीद इनके संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने क्या किया था, और जो ये जो अंग्रेजी व्यवस्था थी ना, पाश्चात्य संस्कृति थी, अंग्रेजी व्यवस्था थी, अंग्रेजों के क्या थे, खिलाफ थे। ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे, जबकि सर सैयद अहमद खां क्या थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। उनके जो यहाँ आधुनिकीकरण उन्हीं के सहयोग से करना चाहते थे, और मुस्लिमों को भी आधुनिक बनाना चाहते थे। या तो ये इनके जो विचार थे वो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन थे, यानी कि दोनों विरोधाभास थे, यानी कि सॉरी हाँ दोनों विरोधाभास थे, दोनों एक मतलब टकराते थे एक प्रकार से। और
इन लोगों ने क्या किया, सर सैयद अहमद खान के फतवा जारी किया, सर सैयद अहमद के खिलाफ फतवा जारी किया ना, फतवा जारी किया किनके अगेंस्ट, सर सैयद अहमद खान के खिलाफ। ठीक है, तो याद रखना है। और इसी इसी से जुड़े हुए थे ना शिवली नुमानी आगे चल के नवदतुल उलेमा नामक एक स्कूल की स्थापना की है। कौन सा, नवदतुल उलेमा, ध्यान दीजिएगा, नवदतुल उलेमा, नवदतुल उलेमा, इसी से कौन, सर शिवली नुमानी, सर शिवली नुमानी, इन्होंने क्या कहता है, एक नवदतुल उलेमा नामक स्कूल की क्या कहते हैं, स्थापना किए थे, जो अभी वर्तमान में भी यह स्कूल चलता है ना, आज के देवबंद आंदोलन के, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है। यह आगे चल करके आंदोलन से ही सर कौन कौन ऊपर निकले थे, आगे चल करके इसी आंदोलन से मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता भी इसी से आएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चलिए, जो हमारा ये डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन के आधार पे हम अपने इस प्रश्न को चालू करते हैं। देखिए, जो पहला पहला कथन है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय का कल्याण करना था, जबकि देवबंद विचारधारा ने इस्लामी सिद्धांतों एवं धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। यस, यस, ये सही है। हमने डिस्कशन किया ना, दोनों का क्या होता है, कंट्राडिक्शन थे और कट रहे थे दोनों के विचार। और अलीगढ़ आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार से समर्थन मांगा, जबकि देवबंद विचारधारा ने विदेशी शासन के विरुद्ध थे। यस, विरुद्ध थे, कहते विरुद्ध थे, संघर्ष की भावना को जीवित रखा। यस, दोनों सही है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन दोनों क्या है, सी, क्या है इसके इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दोस्तों, ये जो अगला प्रश्न हमारा है, यह टिप्पू सुल्तान के संदर्भ में है, जो इतिहास में एक बहुत ही महान शासक के रूप में जाना जाता है। टिप्पू सुल्तान, यह हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, टिप्पू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, टिप्पू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या था, वह संरक्षक था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह संरक्षक होने के नाते वह राकेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहले शासकों में से एक था, पहले शासकों में से एक था। उसने विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण के आधार पर भू राजस्व प्रणाली तैयार किया था। ओके, तीसरा कथन, उसने सिंचाई और कृषि संबंधी अवसंरचना को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न है, और ये 3 कथन दिया है, इन 3 कथन के आधार पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक चुनना है। चलिए हम बात कर लेते हैं टिप्पू सुल्तान का। जो कि टिप्पू सुल्तान थे, वो हैदर अली का क्या था, पुत्र था। अब समय चल रहा है आई थिंक 1750 में टिप्पू सुल्तान का क्या होता है, जन्म होता है। और ये पुत्र किसके थे, सन ऑफ हैदर अली, हैदर अली, अली। ठीक है, हैदर अली क्या थे, ये पुत्र थे। 1750 में इनमें जन्म हुआ। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो हैदर अली थे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने मैसूर राज्य की थी। और मैसूर राज्य के वहाँ पे एक रजवाड़ा था, उसे उसे लेकर के अलग से अपना जो मैसूर राज्य का स्थापना किया था, हैदर अली उसका एकीकरण किया था। ठीक है, तो हैदर अली ने अंग्रेजों से एक युद्ध लड़ा, जिसे बोलते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो हुआ ना, उसमें हैदर अली क्या हो रहा था, या प्लस पॉइंट गेन कर रहा था, किससे, उसमें ब्रिटिशर्स से यह युद्ध करते हुए। तो इसमें हैदर अली और आई थिंक लॉर्ड क्लाइव थे क्या उस समय, यस, लॉर्ड क्लाइव थे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हुआ, मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि। ये देखिएगा, यह चल रहा है, यह समय चल रहा है आपका 1761 आई थिंक 1767 से 69 के बीच। ठीक है, 69 69 के बीच, 69 70
ठीक है, 69 के बीच, 67 और 69 के बीच में यह मद्रास की संधि हुई। ठीक है, द्वितीय में जो था, जो हैदर अली युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो उसमें हैदर अली का बेटा जो था, यह कौन, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान उस समय क्या था, मात्र 17 साल की उम्र में ही इसने कहाँ पे, युद्ध भूमि में अपना राज्याभिषेक करा लिया, अपने आप को राजा घोषित किया, और युद्ध लगभग यह भी विजय के कगार पे ही पहुंच गया था, परंतु इसे मंगलौर की संधि करनी पड़ी। किससे? मंगलौर की संधि हुई। देखिए, ये समय चल रहा है आपका 1780 से 84 के बीच में। इसके बीच में यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली प्लस पॉइंट गेन कर रहा था, परंतु इसके बाद तृतीय आया। तृतीय तृतीय में हुआ था, आई थिंक मद्रास की संधि हो गई, और तृतीय में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, ये समय चलेगा आपका आई थिंक 1790, 90 से 92। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों संधियां हुई। ये तीनों संधियां हुई, तो ये तीन संधि याद रखना है। और अगला जो चतुर्थ होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के जो द्वार था, उसमें द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। किससे? ब्रिटिशर्स से लड़ता हुआ क्या हुआ, मारा गया। कब? 1799 में। ठीक है, लड़ता हुआ मारा गया। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम के द्वार पे। तो ये याद रखना है। तो ये हो गया अब आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में, जिसने टिप्पू सुल्तान जिसका योगदान था। अब हम आते हैं अपने अगले, इसी के अगले कथन पे डिस्कशन करते हैं। जो देखिए, टिप्पू सुल्तान था, वह बहुत ही वीर था और सुधारक सुधारक भी था। उसमें जो कृषक थे, उनकी जो स्थिति के सुधार में किया। ठीक है, जमींदारों का क्या किया, जमींदारों का दमन किया, और अपने वह अधिकारी नियुक्त किए जो वेतन भोगी थी। ये बहुत बड़ा काम किया, वेतन भोगी अधिकारियों का नियुक्ति किया और जमींदारों का पतन कर दिया। अभी एक प्रकार से बोले, रैयतवाड़ी व्यवस्था का इसने क्या किया, शुरुआत किया। रैयतवाड़ी वाड़ी जो आगे चल के ब्रिटिशर्स भी इसी का विस्तार करेंगे ना, रैयतवाड़ी। तो ये रैयतवाड़ी का क्या किया, इसने शुरुआत किया था। बहुत अपने कम समय में ही इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया, और अधिकारियों के माध्यम से, वेतन भोगी अधिकारियों के माध्यम से, याद रखना ना, वेतन भोगी अधिकारियों के माध्यम से इसने क्या किया, जमीन का पैमाइश कराया, और जो कर देने योग्य थे, देने योग्य थे, उन्हीं से जो कर लगाया था, जिसने यानी उपजाऊ भूमि का क्या किया, पैमाइश कराया, और पैमाइश के आधार पर इसने करारोपण किया। करारोपण किया, ये याद रखना है ना। इसने जो कर था ना, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या, वेतन भोगी अधिकारियों के माध्यम से करारोपण कराया। साथ ही साथ इसने साइंटिफिक के रूप में भी कार्य किया। जो इसका कर था, वह 1/2 से लेकर 1/3 के बीच में होता था। ठीक है, 1 करोड़ से भी अधिक उस समय इसका आय हुआ करती थी इसी से। अब देखिए, जो इसने, यह अपने आप को, यह ना नागरिक टिप्पू कहा करता था। ये अपने आप को क्या बोला, नागरिक टिप्पू। यह अपने आप को नागरिक टिप्पू कहा करता था। और इस साथ साथ इसने टिप्पू अरबी टिप्पू जो था ना, अरबी, फारसी, कन्नड़ आदि, मलयालम आदि भाषाओं का क्या था, यह जानकार था, घुड़सवारी में निपुण था। ठीक है, और गुड़ग्राही था। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना, इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का क्या लगाया था, वृक्ष लगवाया था, स्वतंत्रता का वृक्ष। ये देखना, स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया। और जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबिन क्लब, एक जैसे होता है ना क्रिकेट क्लब, तो उसी तरह इसने एक जैकोबिन क्लब की भी स्थापना करवाया था। ठीक है, और यह इसने क्या किया था, तुर्की और फ्रांस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। इसी को आधार बनाते हुए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसने क्या किया, तुर्की और फ्रांस में अपने दूत मंडल भी भेजे। बहुत बहुत अच्छा शासक था, अपने बहुत कम समय में बहुत काम किया था। तुर्की
प्लस फ्रांस में क्या बोले, दूत मंडल भेजा, दूत मंडल भेजा, क्या नहीं दे रहा होगा आपको शायद। इसने क्या किया, तुर्की और फ्रांस ने अपने दूत मंडल भेजा। ओके। और टीपू सुल्तान जो था ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या था, संरक्षक था। उसने भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी के रूप में भी श्रेय दिया जाता है ना। यह क्या था, रॉकेट जो प्रौद्योगिकी था उसमें अग्रणी था, रॉकेट प्रौद्योगिकी। ये देखना, रॉकेट रॉकेट प्रौद्योगिकी में यह इसका क्या था, अग्रणी था ना। और इसने अपना एक उसमें का नौसेना भी गठित किया था। नौसेना, जहाज, जहाज का यह खुद जो पानी वाला जहाज होता था, लड़ाकू पानी वाला जहाज, उस जहाज का यह खुद क्या बनाता था, उसका आकार बनाता था, खुद ही बनाता था, बना करके उसमें उसका निर्माण में योगदान दिया। हालांकि इसको समय नहीं मिल पाया कि एक मजबूत नेवी का आगे क्या किया जाए, विकास किया जाए, इसको मौका नहीं मिल पाया। परंतु यह क्या था, तो इसी यह भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का क्या था, यह अग्रणी था, एक रूप में जाना भी जाता है, आज भी जाना जाता है। ठीक है। उसने रॉकेट के संचालन की व्याख्या करते हुए एक सैन्य मैनुअल, रॉकेट की जो प्रौद्योगिकी थी ना, जैसे तो उसका व्याख्या करते हुए सैन्य मैनुअल नामक एक लेख भी लिखा, सैन्य मैनुअल। ठीक है, ये लेख लेख लिखा, इसे याद रखना है, सैन्य मैनुअल नामक लेख लिखा। और इसने मैसूर राज्य में ना रेशम उत्पादन क्या था, रेशम उत्पादन की क्या था, विकास किया था। रेशम उत्पादन, रेशम देश में सबसे विकसित अवस्था में थी रेशम उत्पादन उस समय। ओके। तो मैसूर प्रांत में। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसने जमीन का तो विस्तृत सर्वेक्षण कराया, इसको हम लोग बात कर चुके हैं। और भू राजस्व प्रणाली तैयार किया, और इस व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से किसानों पर लगान लगाया। उसमें ने कि बिचौलिए को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अधिकारियों के माध्यम से, वेतन भोगी अधिकारियों के माध्यम से कर का, ठीक है, कर कर को वसूली किया। और वेतन भोगी अधिकारियों के माध्यम से ही उन्होंने क्या किया, कर का वसूली किया। साथ ही जो इसके जो राज्य के जो संसाधन थे ना, किसानों पे, कृषकों का जो आय होता था, उसमें सीधे डायरेक्ट राज्य का संसाधन हो गया था ना, डायरेक्ट राज्य के अंतर्गत आ गया था। उसने कृषि का आधुनिकीकरण किया। कृषि का क्या किया, आधुनिकीकरण किया, आधुनिक आधुनिकीकरण किया। बंजर भूमि को बंजर भूमि को योग्य उपजाऊ भूमि बनाने के लिए इसने क्या किया, करों में छूट दिया। जो बोला जाता था, जो बंजर भूमि पर किसान के जो किसी खेती किया करते थे, उनको कर में छूट दिया जाता था, ताकि वो वही कर उसमें प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो बंजर भूमि के विकास में इसने विकास साथ दिया। और सिंचाई और संरचना का भी निर्माण किया, बांधों का भी निर्माण किया। सिंचाई और संरचना, ध्यान से देखिएगा, सिंचाई और संरचना, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण कराया। और आधुनिकीकरण किया, बंजर भूमि के विकास में योगदान दिया। बंजर भूमि के विकास में भी क्या किया इसने, योगदान दिया था। करों में क्या किया था, छूट दिया था। और साथ ही साथ रेशम उत्पादन का क्या प्रोत्साहन किया। तो हमने इस तरह से टीपू सुल्तान के बारे में काफी डीप डिस्कशन कर लिया। इसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पहला कथन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संरक्षक होने के नाते वह रॉकेट प्रौद्योगिकी का क्या है, उपयोग करने वाला पहले शासकों में से एक था। पहले शासकों में से एक था, ओबियसली एक था। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने विस्तृत सर्वेक्षण और वर्गीकरण के आधार पर भू राजस्व प्रणाली तैयार की। ओबियसली किया, हमने इसका डिस्कशन काफी डीप में किया है ना इसका। चलिए हम चलते हैं अपना जो इसका अगला कथन है, यानी कि ऊपर के दो कथन क्या हुए, सही हो चुके हैं। उसने सिंचाई और कृषि संबंधित अवसंरचना को प्रोत्साहन दिया। यस, देख रहे हैं कि उसमें जो कपास उत्पादन था अपने मतलब विकसित अवस्था में था। तो इस तरह से हमारे जो तीनों कथन है क्या हुए, सही हो गए। तीनों कथन क्या है, सही हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आशा करता हूँ इससे आप सीखे होंगे। हमारा अगला अगला कथन है, अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, तब तक आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
देखिए, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, याद रखना ना, यहाँ पे रहेगा, ये क्षेत्र है। देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं का नाम दिया हुआ है और उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। इसमें बताना है कितने सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित को क्या करना है, हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो आप प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रकाशित राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संदर्भ में, समाचार पत्रों के संदर्भ पर बात कर लेते हैं। देखिए, हमने इसके बारे में ऊपर इसका क्या आधार था, कब तैयार हुआ, इसके प्रथम जो क्या थे, कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। द बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था, पहला भारत का समाचार पत्रिका था। और भट्टाचार्य जी थे, उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया था, उन्होंने भी बंगाल गजट का प्रकाशित किया था, परंतु वह इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। और साथ ही वो प्रथम भारतीयों द्वारा प्रकाशित किया था, बंगाल गजट पत्रिका थी, ठीक है, किसमें, इंग्लिश में, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग, और दिग्दर्शन बंगाली में प्रकाशित हुआ था ना, मार्च मैन ने प्रकाशित किया था, ठीक है। तो इस तरह से मैं उस ज़्यादा उधर डीप में नहीं जाऊंगा, मैं अपने आज इस प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, जो यह प्रश्न है, ये जो प्रश्न है राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने के लिए ना, उस समय जो आंदोलन चल रहे थे, तो क्रांतिकारी आंदोलन हालांकि आगे चल के शुरुआत होंगे, परंतु जो उस समय अन्य आंदोलन चले, धार्मिक आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रवादी आंदोलन जो चल रहे थे, स्वदेशी आंदोलन बाद में आगे चलेगा, ठीक है। तो उन आंदोलनों में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम बहुत ही योगदान था। देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आंदोलनों को जोड़ने के लिए, आंदोलनकारी जो थे उनके विचारों को एक दूसरे में साझा करने के लिए इन पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही महती योगदान था, ठीक है। उन्हीं उसी मतलब ये लोग जोड़ने का काम किया करते थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना संवाद स्थापित करते थे। तो देखिए, तो राष्ट्रवादी विचारधारा वाले भारतीयों ने जिस प्रमुख माध्यम से देशभक्ति और आधुनिकीकरण, हम थोड़ा सा इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देशभक्ति प्लस आधुनिकीकरण, देशभक्ति और आधुनिकीकरण, और साथ ही साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का संदेश फैलाने के लिए यह क्या कहता है, उसमें बहुत ही योगदान आया था, बहुत ही योगदान किए थे ना संदेश फैलाने के लिए, क्या पत्र पत्रिकाओं का संदेश फैलाने में पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। तो अब देखिए, इसे क्या हुई, लोगों के अंदर चेतना फैलती थी, लोग इसे पढ़ा करते थे, उनके अंदर राष्ट्रीय भावनाएं उत्तेजित होती थी, और वो लोग राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलग्न होते थे, उनका साथ देते थे। देश में आंदोलनकारी थे, उनका साथ देते थे, किसके, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इस तरह से समाचार पत्रिकों के माध्यम से जन जन के बीच में संवाद स्थापित किया जाता था, जो लेख लिखा करते थे उनसे संवाद स्थापित करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जो 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से लेकर 1900 के बीच में जो सन चला, उसे 19वीं शताब्दी बोलेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, ठीक है। उसी समय विकास भी हुआ, जो वो थे ना, चार्ल्स मेटकाफ उसमें समाचार पत्रों को जो उसमें लगा था, पत्रिक्षण नियम लगा था, उसको हटा दिया था। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को क्या बोला जाता है, भारतीय जो प्रेस की क्या बोले जाते हैं, उद्धारक बोल सकते हैं। तो उन्होंने मतलब वो नियम हटा दिया था। चलिए हम आगे चलते हैं। और देखिए, जो उन्होंने क्या बोला था, समाचार पत्रों के लेखों के माध्यम से ना आधिकारिक नीतियों की निरंतर आलोचना की जाती है। जो उसमें के जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो नियम कानून थे, जो यहाँ के लोगों, आंदोलनकारियों पे और यहाँ के लोगों के खिलाफ थे, कृषक वर्ग के खिलाफ थे, तो उस पर आवाज़ उठाया जाता था। किसके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से वह राष्ट्रवादी नेता आंदोलन छिड़ा करते थे, ठीक है। और भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जाता था। उसमें जनवादियों के बीच में जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, आंदोलनकारी थे, वो लोग अपना नीति भी उन लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, ताकि हम लोग कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, औद्योगिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, कैसे हम लोग का विकास होगा, देश का विकास होगा, इसको भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत करते थे। और देखिए, इससे लोगों के अंदर एकजुट के और कल्याण के लिए कार्य करने का आग्रह भी किया जाता था। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जाता था और कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जाता था, किसी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही। और लोकतंत्र, औद्योगिकरण आदि विचारों के लोगों को बीच लोकप्रिय भी बनाया जाता था। और देखिए, देश में देश प्रेम भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से फैलाया जाता था। देश के सामने लोग
ताकि जुड़े रहें। साथ ही साथ कई देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जो राष्ट्रवादी नेताओं थे, कार्यकर्ता थे, आंदोलनकारी थे, उससे संवाद स्थापित किया था। इसका मैंने ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो इन अवधि में देश के अलग अलग हिस्सों में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। ठीक है, इन्हीं इन्हीं सबको देखने के लिए अलग अलग हिस्सों में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी। हम लोग देखेंगे कि कौन प्रेसिडेंसी में कौन कौन पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी। कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। हम इन्हीं प्रेसिडेंसी से लेकर साथ साथ कुछ और प्रेसिडेंसी प्रांत थे, उन प्रांतों में कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई जो बहुत ही क्या थी, फेमस थी, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए, पहला था बंगाल में, पहला आ जाता है बंगाल में। बंगाल में जो था इस समय हिंदू पैट्रियोटिक, हिंदू हिंदू पैट्रियोटिक क्या थी, यह एक पत्रिका थी जो प्रकाशित हो रही थी। ठीक है, इसका जब हम इसके बारे में हम लोग डीप में कब डिस्कशन करेंगे, जब ये अपना जो धार्मिक आंदोलन है ना उसमें उसमें पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, और देखिए अमृत बाजार पत्रिका, अमृत लाल घोष, अमृत अमृत बाजार पत्रिका, कोई घोष थे, उन्होंने प्रकाशित किया था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, अच्छा इंडियन मिरर, इंडियन मिरर और इंडियन मिरर, बंगाली सोम प्रकाश, सोम प्रकाश के होते हैं ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, ठीक है, संजीवनी, संजीवनी, इस तरह से बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी। और आ जाते हैं हम लोग बॉम्बे में। देखिए बॉम्बे में राष्ट्रगुप्तार, राष्ट्र राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, बॉम्बे से ना। और साथ साथ नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन, नेटिव ओपिनियन, इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, बॉम्बे से ही। ठीक है, इंदु प्रकाश कहाँ से प्रकाशित होती थी, बॉम्बे से। और और बॉम्बे से ही आपको पता होगा मराठा और केसरी, वहां से बाल बाल गंगाधर तिलक भी मराठा महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी केसरी प्लस मराठा नामक पत्रिका जारी किए थे ना, मराठा। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरा प्रेसिडेंसी क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये इसके बारे में, मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन प्रकाशित हुआ था, हिंदू, हिंदू, ये आज का आता है ना द हिंदू, जो आप लोग पढ़ा करते हैं, हिंदू। और साथ ही साथ स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्र, स्वदेश, स्वदेश मित्र। और आंध्र प्रकाशिका, आंध्र प्रकाशिका, आंध्र प्रकाशिका। और साथ ही साथ कौन सा और, केरल पत्रिका, केरल पत्रिका। तो ये हो गए कुछ पत्र पत्रिकाएं हो गई। और साथ ही साथ हम कुछ और जिक्र कर लेते हैं, जैसे यूपी से कौन सा प्रकाशित होता था, यूपी से होता था एडवोकेट, एडवोकेट नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था, यूपी से प्रकाशित होता था। और एडवोकेट हो गया, हिंदुस्तानी हो गया, हिंदुस्तानी भी कहाँ से, यूपी से ही प्रकाशित होता था। साथ ही आजाद, देखिए ये तो हो गया यूपी से। और साथ ही कुछ और पत्रिकाएं जैसे पंजाब से भी होता था ना, पंजाब, पंजाब से होता था अखबार ए आम, आम। और कोहिनूर, कोहिनूर। ठीक है, ये कुछ पत्र पत्रिकाएं थी जो अलग अलग प्रांतों में प्रकाशित होता था। ठीक है, अब हमने जो डिस्कशन किया उस डिस्कशन के आधार पर इस पत्रिका को, इसको क्या करेंगे, चालू करेंगे। देखिए जो इंडियन मिरर था यह कहाँ से प्रकाशित होता था, बंगाल से। हमने इसमें इसका जिक्र यहाँ पे किया है, इसका जिक्र हमने यहाँ पे किया है ना, इंडियन मिरर। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा राष्ट्रगुप्तार, बॉम्बे से, यस राष्ट्रगुप्तार, फरदून जी थे ना, कोई फरदून जी थे, उन्होंने प्रकाशित किया था राष्ट्रगुप्तार। अच्छा, राष्ट्रगुप्तार का आप अर्थ मालूम है क्या, सत्य बताने वाला, सत्य, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका,
सत्य बताने वाला। ओके। अब देखिए जो केरल पत्रिका थी मद्रास से, ठीक है, ये याद रखना मद्रास प्रेसिडेंसी में था। इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन क्या है, तीनों जो तीनों कथन है सही है, तीनों कथन क्या है सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये जो हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन हुए पुलिस सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया। उसने अंचलों व थानों की एक प्रणाली स्थापित की जिसका नेतृत्व अंग्रेजों द्वारा किया जाना था। जिसने पुलिस संगठन के नेतृत्व करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक एसपी का पद निर्मित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये रहा हमारा प्रश्न, हमने जिसको 2 बार लग रहा है पढ़ दिया। ठीक है, देखिए हम कुछ कार्नवालिस के सुधार पढ़ते हैं ना। देखिए इसमें जो पहला सुधार था उसका, कलेक्टरों की नियुक्ति किया। देखिए उसने कलेक्टरों की नियुक्ति किया और इनके जो वेतन थे ना निश्चित कर दिया, वेतन निश्चित कर दिया। साथ ही साथ इनका जो इनका कार्य बांट दिया। अब इनका कार्य केवल राजस्व उगाही के लिए ही इनका कार्य सीमित कर दिया गया और इनके कार्य को 1500 रुपए के साथ साथ, और इनका कार्य जो लगान वसूली किया जाएगा उसका 1% इनका वेतन के रूप में दिया जाता था। 1500 प्लस 1% जो कर वसूल करते थे उसका 1% इनको दिया जाता था। कलेक्टरों की नियुक्ति हो गई। साथ ही साथ और जो अन्य कर्मचारियों के थे ना, जो कंपनी के अन्य कर्मचारी थे, उनकी योग्यता के अनुसार क्या हो गई थी, उनका नियुक्ति योग्यता के अनुसार हो गई थी। ठीक है, ये देखना ये कैसे हो गई, योग्यता अनुसार। जो कलेक्टरों की नियुक्ति किसके अनुसार होती थी, योग्यता के अनुसार होती थी। साथ ही साथ कार्नवालिस से ना जो पुरानी राजस्व नीति थी, पुरानी राजस्व समिति थी, उसका नाम बदल के राजस्व बोर्ड रख दिया। राजस्व बोर्ड, राजस्व बोर्ड ना, जो पुराना नाम था उसकी राजस्व बोर्ड उसका नाम रख दिया, पुनः नामकरण कर दिया ना। और देखिए उसने जो मुख्य सरिस्तादार का पद नियुक्त किया, मुख्य सरिस्तादार पद बनाया। मुख्य सरिस्तादार पद क्या 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 सृजन किया, सृजन किया ना, एक नया पद बनाया। उसका नाम क्या था, मुख्य सरिस्तादार नामक पद का सृजन किया। ये हो गया कार्य। कुछ और भी कार्य इसके में जानते हैं। इस पे एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया ना, जेम्स ग्रांट। इस पर किसको नियुक्त किया, जेम्स जेम्स ग्रांट नामक व्यक्ति को क्या किया, इस पे नियुक्त किया। और कार्नवालिस को ना सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, सिविल सेवा का जनक। इन दोनों का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जनक किसको, कार्नवालिस को कहा जाता है। इसने बहुत बड़े रिफॉर्म लाए सिविल सेवा के साथ साथ, और पुलिस व्यवस्था का भी इन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया। ठीक है, इसीलिए इसे पुलिस व्यवस्था का भी इसे जनक कहा जाता है। देखिए इसने जो जमींदार जो हुआ करते थे ना, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जमींदार हुआ करते थे, वही लोग अपना उस क्षेत्र का जो सुरक्षा का संबंध, सुरक्षा का और भी अन्य जो देख रेख करना था उसका जमींदारों के अधीन था। उसने उनसे वह छीन लिया, सुरक्षा व्यवस्था छीन लिया, और अलग अलग पुलिस चौकियां नियुक्त की गई, पुलिस चौकियां बनाई गई और उनमें दरोगा का नियुक्ति हुआ। देखिएगा मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, जगह नहीं बचेगा। और इसने क्या किया, क्या किया, जो जमींदारों से पुलिस व्यवस्था छीन लिया ना, जमींदारों से पुलिस व्यवस्था ले लिया, जमींदारों से ले लिया और ले करके थाना बनाया गया ना, थाना पुलिस चौकी बनाया गया। जो आधुनिक समय में आज भी भारत में है ना, तो क्या करना है, पुलिस चौकी बनाया गया, थानों का निर्माण किया और थानेदार यानी दरोगा का भी नियुक्ति हुआ, दरोगा। दरोगा की नियुक्ति किया। ये देखना पुलिस रिफॉर्म के समय भी आ रहा है।
और सेना की ना एक एसपी का पद भी बनाया। क्या बनाया? एसपी का पद, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी का पद बनाया। ठीक है, इस पे नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति किया गया, एसपी के पद पर नियुक्ति किया गया। और देखिए जो कार्नवालिस था ना, उसने सुप्रिटेंडेंट पुलिस सुप्रिटेंडेंट का पद बनाया। साथ ही साथ पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की। कर्मचारियों की संख्या में क्या किसने वृद्धि किया, ठीक है, और योग्यता के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई। साथ ही साथ इसने नियमित भर्ती प्रणाली भी बनाया, नियमित भर्ती प्रणाली। नियमित भर्ती प्रणाली बनाया, एक प्रणाली बनाया जिसके अनुसार पुलिस का और जो अन्य कर्मचारी थे उनका नियुक्ति किया जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए इसने क्या किया, एक कार्नवालिस कोड भी लागू किया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे होता था। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत पे, जिसमें क्या कलेक्टर के कार्य को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। भू राजस्व प्रणाली का अलग कर दिया और जो न्याय व्यवस्था था उसको अलग कर दिया। तो भू राजस्व प्रणाली के लिए कलेक्टर के अधीन दे दिया गया और न्याय व्यवस्था जज के अधीन दिया गया। न्यायाधीश के पद का सृजन किया, मुकदमे न्यायाधीश के पद का सृजन किया। इसने अलग से क्या कर दिया, न्यायाधीश के पद का सृजन किया। मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। इसका पद, ठीक है। तो शक्ति के पृथ्वीकरण का कार्य किया, मतलब जो अन्य कार्य थे उनको दो भागों में बांट दिया ताकि पृथ्वीकरण अलग अलग शक्तियां अलग अलग हो, केंद्रीकृत ना हो। तो पुलिस व्यवस्था किसके अधीन कर दिया, सॉरी, जो राजस्व व्यवस्था था कलेक्टर कलेक्टर के अधीन आ गया, और जो न्याय व्यवस्था था वह न्यायाधीश के अधीन चला जाएगा। ठीक है, उस पर न्यायाधीश का नियुक्ति भी करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये पुलिस के रिफॉर्म थे। इसके और भी इसके कुछ रिफॉर्म हैं जिसको हम ओरली ऐसे सुन देख लेते हैं। और जैसे क्या कार्नवालिस ने मुस्लिम कानूनों को मानवीय बनाने की कोशिश किया। जो कुछ मुस्लिम कानून कैसे क्या धार्मिक थे बहुत ज्यादा, तो उन्हें क्या किया, मानवीय बनाया गया, लिखित किया गया, उसका लेखीकरण किया गया और उसको धर्मनिरपेक्ष बनाने का कार्य किया गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश किया गया, किसने के द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। मुकदमों की प्रक्रिया में भी क्या है, परिवर्तन किया। जैसे गवाह, अब उससे पहले क्या था, गवाह जो जिस जात के वह कोई मान लीजिए जिस जात का वह कैदी रहेगा उसी जात का उसमें गवाह भी लाना पड़ेगा। तो यह क्या किया, प्रथा खत्म किया। गवाह किसी भी जात के हो सकते थे। ठीक है, यह खत्म किया। साथ ही हथियार के बदले, सॉरी, हत्या के बदले हत्या की भावना पर विशेष बल दिया गया नहीं। हत्या के बदले जो हत्या होती थी उस जो भावना था उस पर जो बल दिया जाता था वह खत्म किया। मतलब हत्या के बदले उसे एक कड़ी कैद की सजा में परिवर्तित किया गया। यानी कि अब अंग विच्छेदन का भी, मान लीजिए हत्या करने के बाद अंग विच्छेद किया जाता था, उन सबको हटाया और एक कड़ी कैद की सजा दी गई। ठीक है, थोड़ा इसे मानवीय बनाया गया। और कार्नवालिस ने, जो वारेन हेस्टिंग ने 5 साल के लिए जो व्यवस्था लागू किया था ना, जमींदारी व्यवस्था, आई थिंक जमींदारी व्यवस्था, ठीक है, इसमें क्या होता, ठेकेदारी पे दिया जाता था, जमीन ठेकेदारी पे जो सबसे ज्यादा ठेका देता था उसी को जमींदारी दे दी जाती थी। इससे क्या किसानों का बहुत पतन होगा। तो उसने इस व्यवस्था को थोड़ा सा अपडेट किया और अस्थायी बंदोबस्त लेकर आया। जिससे क्या हुआ, सनसेट का नियम कहते हैं ना, सनसेट का नियम लेकर आया। यहाँ पे बात करते हैं इसका, क्या हुआ, सनसेट नियम। ठीक है, इस नियम के तहत क्या किया गया, जमींदारी को जो सबसे ज्यादा ठेका लगाता था उसको दिया जाता था, अलग क्षेत्रों में ठेका लगाने वाले को दिया जाता था। और इसे यह था कि मतलब सनसेट होने से पहले कि उसको जमीन वहाँ पे जो लगान वसूल किया, जो कर निर्धारण किया गया था उस सॉरी देखिए, जमींदारी का क्या कहता, पैमाइश किया जाता था। उस पैमाइश के आधार पर जमींदारी से कुछ लगान निर्धारित कर दिया जाता था और उसके कुछ जो जमींदार बोली लगाते थे जो, तो उनसे दे दिया जाता था। साथ ही उनको जो सन सेट यानी कि सन छिपने से पहले ही, मतलब जब जो उस डेट होता था, जिस डेट को उन्हें सन छिपने से पहले उन्हें प्रस्तुत होना था। इसका यह व्यवस्था था कि जो लगान होगा उसका 89% तो सरकार का होगा, प्लस 11% किसका होगा, जमींदार का होगा। ठीक है, तो इस तरह से यह व्यवस्था थी। परंतु इसका भी क्या हुआ, हालांकि यह जो व्यवस्था बनाया गया था, इसका व्यवस्था किसने, जानशोर ने बनाया था ना,
इसका व्यवस्था किसने किया था? मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ तो क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, जांसूर ने। जांसूर की व्यवस्था भी बोलते हैं इसे। इस व्यवस्था को जांसूर की व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। उसने इस व्यवस्था को शुरू किया था। हालांकि इसका कुछ साइड इफेक्ट भी हुआ, हम इस उससे भी नहीं जाएंगे। देखिए, इसका व्यवस्था का 1993 में शुरू किया, सॉरी 90 में शुरू किया। 3 साल बाद इस व्यवस्था को, उसमें अस्थायी था, उसको अस्थायी बना दिया, अब हमेशा के लिए बना दिया, ठीक है। तो इसे अस्थायी व्यवस्था भी कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त फिर अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो ऐसा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, तो जांसोर की व्यवस्था भी इसे कहते हैं। अब देखिए, यह आगे चल करके इस व्यवस्था से क्या हुआ, बहुत सारे जो जमींदार हुआ करते थे, अब 67 का जो नियम था, उस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, वह उपस्थित ही नहीं होते थे। जब कर देना होता था, बहुत सारे उपस्थित ही नहीं होते थे, और जो कर का ही पूरा करते थे, गमन कर जाते थे, ठीक है। इसमें कोई प्रावधान नहीं था कि उसमें क्या सजा होगा, जो मान लीजिए उपस्थित नहीं होगा उसे क्या सजा होगा, इसमें कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इसका दुरुपयोग भी हुआ। आगे चल के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टिप्पू सुल्तान करता है, हार जाता है, उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के समय में होती थी, इसी के समय में, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, श्रीरंगपट्टनम संधि, ठीक है। तो किसी लॉर्ड कॉर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान के ही बीच में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और देखिए, इसके बाद 1793, मैं लग रहा कि कई जगह 1900 बोल दिया हूँ, तो क्या होगा, 1793 होगा। 1793 में कहाँ कहाँ चला जाता है, वापस ब्रिटेन चला जाता है, ब्रिटेन वापस चला जाता है ना। अब देखिए, जब ये फिर 1805 में फिर इंडिया में भारत का, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के भारत में आता है, और इसका इंडिया में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इंडिया में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न के आधार पे हम अपने जो डिस्कशन किए हैं, इसके आधार पे अपने प्रश्न को क्या करते हैं, चालू कर लेते हैं। देखिए, जो हमने डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के आधार पे इस प्रश्न को चालू करना चाहेंगे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन पुलिस सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया, यस, कर दिया गया, अभी हमने देखा ना, ठीक है, कर दिया गया। उसने अंचलों या थानों की एक प्रणाली स्थापित की, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों द्वारा किया जाता था, यस, ये भी सही है। जिले में पुलिस संगठन का नेतृत्व करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक का पद निर्मित किया, यस, एसपी का पद। क्या, कौन सा पद है ये, एसपी का पद, जो आज भी ये वर्तमान है ना, यही पुलिस व्यवस्था कुछ आज भी भारत में जारी है। ओके, तो ये देखिए 1, 2 और 3, तीनों का तीनों क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह हमारा कौन सा कथन सही हो गया, समथिंग कुछ कुछ तो गलत है ना? तीनों कैसे सही हो जाएगा, इसमें गलत क्या हो रहा है? आई थिंक ये जो बोला जा रहा है ना, उसने अंचलों या थानों की एक प्रणाली स्थापित किया, ओके, जिसका नेतृत्व अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, जो थानों का स्थापित किया गया था, इसने जमींदारों से क्या किया था, पुलिस व्यवस्था लिया था। हालांकि कुछ उसका शक्ति संतुलन करने के लिए, कुछ उसके विपक्ष में शक्ति देने के लिए यह एक प्रावधान किया था कि जो दरोगा चुने जाएंगे, जो दरोगा नियुक्त किए जाएंगे, किसके द्वारा, एसपी द्वारा, किसके द्वारा, एसपी द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो दरोगा नियुक्त किए जाएंगे, वह भारतीय होंगे। दरोगा क्या होंगे, भारतीय होंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, दरोगा क्या होंगे, यह भारतीय होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है। तो यह प्रावधान था, इसलिए कथन दो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मैं भूल रहा था वो, ठीक है। तो दरोगा क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे, इसीलिए यह गलत हो जाएगा, यह अंग्रेजों द्वारा नहीं किया जाना था। तो इस तरह पे देखते हैं हम, 1 और 3 क्या है, सही है, ऑप्शन डी सही है। ओके, ऑप्शन डी क्या है, सही है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, कॉर्नवालिस की जो नीतियाँ थी, इसको मैंने 360 डिग्री बताने की कोशिश किया, हर एक पहलू को बताने की कोशिश किया हूँ। तो हमने इसमें ये सीखा, साथ ही साथ जो ऊपर वाला जो प्रश्न था, इस प्रश्न में हमने जो अलग अलग प्रेसिडेंसी में जो पत्र पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, उन पत्र पत्रिकाओं के नाम जाना, कौन किससे जुड़े हुए हैं।
जिसमें क्या इंडिया मिरर, राष्ट्र गुप्तार, केरल पत्रिका, ठीक है, ये बंगाल, बॉम्बे, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी से प्रकाशित की गई थी। वो तीनों क्रमानुसार है और इसमें तीनों कथन सही हुआ था, ठीक है। और अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, आई थिंक मोतीलाल घोष, कोई घोष थे ना, अरविंदो घोष तो नहीं है, ठीक है, कोई घोष प्रकाशित किए थे अमृत बाजार पत्रिका। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब और हम आगे चलते हैं, जो हमने आज पढ़ा, तो इसमें टिप्पू सुल्तान के किए गए कार्यों को देखा ना, टिप्पू सुल्तान द्वारा किए गए कार्यों को देखा, जिसमें 1750 में जन्म हुआ था किसका, हैदर अली का हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ, मद्रास की संधि हुई, द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ, मंगलौर की संधि हुई, तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ, जिसमें 1799 में टिप्पू सुल्तान मारा गया। ओके, रैयतवाड़ी व्यवस्था को उसने क्या किया, सहयोग लिया, वेतनभोगी कर्मचारियों का नियुक्ति किया, ठीक है, अपने आप को नागरिक टिप्पू कहता था। हमने इन सभी को इस प्रश्न के माध्यम से जाना है। और देखिए यहाँ पे सर सैयद अहमद खां के व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना, ठीक है। सर सैयद अहमद खान द्वारा किए गए कार्यों को और उन्होंने किस तरह से मुस्लिमों का आधुनिकीकरण करने का कोशिश किया, ये सब मैंने जाना, हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। साथ ही साथ उसमें देवबंद आंदोलन जो चल रहा था उसमें के बारे में जाना। और थोड़ा सा हम ऊपर जाए तो जो भारतीय प्रेस की इतिहास है, उस इतिहास के बारे में जानने का कोशिश किया हम लोग। बाल गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, सॉरी बाल गंगाधर नहीं, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा बंगाल गजट पहला भारतीय पत्रिका प्रकाशित हुई, जो इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी। हालांकि द बंगाल गजट के नाम से जेम्स अगस्टस इक्की के द्वारा भारत में प्रथम पत्रिका प्रकाशित की गई थी। मार्समैन ने दिग्दर्शन नामक बंगाली में पत्रिका प्रकाशित की और किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला यह प्रथम पत्रिका थी। कौन सा, दिग्दर्शन। संस्थापक कौन थे, ये राजा राम मोहन, मतलब भारतीय प्रेस के संस्थापक किसे माना था, राजा राम मोहन, सॉरी संस्थापक विकास का, जो भारतीय प्रेस का जो विकास हुआ था, उस विकास में राजा राम मोहन राय को माना जाता है। समाज, कौमुदी, प्रज्ञा के चांद, अन्य पत्रिकाएं क्या की थी, प्रकाशित किए थे, पैम्पलेट कई तो छापे थे, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा ये प्रश्न, हमने जिसके माध्यम से बहुत सारे तथ्यों के, इतिहास के बहुत सारे तथ्यों को जाना है, सीखा है। तो आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको इसे सीखने का बहुत कुछ सीखे होंगे और आज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह के हम अब बहुत सारे लेक्चर लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से हिस्ट्री को पूरा डीप में एनालिसिस करेंगे। हिस्ट्री, क्योंकि जो हमारा ये क्लास होगा ना, जो ये सेशन है, जो सत्येंद्र का गुरुकुल है, इसके माध्यम से हिस्ट्री का तो कंप्लीट अध्ययन होगा, हिस्ट्री का कंप्लीट अध्ययन होगा, क्योंकि हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ और एमए भी कर चुका हूँ। तो हिस्ट्री के लिए तो ये कंप्लीट अध्ययन समर्पित ही होगा। साथ ही साथ जो अन्य सब्जेक्ट है उनका एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी अध्ययन कराया जाएगा, जो मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको सत्येंद्र का गुरुकुल है, इसके संचालन करूँगा। तो देखते हैं कि जो आपके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यह जो चैनल है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और फिर हम भी आपके साथ प्रयासरत रहेंगे और आपके सक्सेस में कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ है। अब फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।